मानिए ये हार भारत की नहीं हार है, ये हार है बीसीसीआई की। ये हार है आपकी हट की, ये हार है आपकी जिद की। कैसे क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। जी हाँ, हम इंडियन टीम से बहुत प्यार करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन यकीन मानिए ये हार भारत की नहीं हार है, ये हार है बीसीसीआई की। ये हार है आपकी हट की, ये हार है आपकी जिद की। जी हाँ, ये भारत, ये टीम की हार बिल्कुल भी नहीं है, ये सिलेक्शन कमेटी की हार है। जो टीम उन्होंने दी थी उस हिसाब से यही ऑप्शन था रोहित शर्मा के पास खिलाने का, लेकिन एक्चुअल में ये हार, इन सब की हार सिलेक्शन कमेटी को जानी चाहिए। अगर आप टीम सही नहीं देंगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये एक फैक्टर है, लेकिन हाँ, मैं कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहता ओली पोप से। उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की है और उनके खेलने का तरीका अगर देखेंगे काफ़ी हद तक के, जो इंग्लैंड के पहले थे इयन बेल, उनके जैसे ही उनकी झलक आती है, वैसे ही कद काठी है उनकी, खेलने का तरीका वैसा ही है। तो काफ़ी हद तक के लगा इनको देख के कि लग रहा है इयन बेल खेल रहे हैं, और बहुत ही तगड़ी बल्लेबाजी करी है ओली पोप ने। और यहाँ तक कि मैं ये कहूँ कि अब तक के इंडिया में जितनी टीमें आई हैं उनमें कुछ ग्रेटेस्ट इनिंग खेली गई, तो ये उनमें से एक है। और ओली पोप जब इंजरी के बाद आए हैं और उसके बाद ऐसी इनिंग खेली, आई थिंक अपनी पूरी जिंदगी वो इस इनिंग को याद करेंगे कि वो कितना बेहतरीन खेले हैं। कठिन कंडीशंस थी लेकिन पिच बहुत अच्छी थी और उन्होंने बेहतरीन 196 बनाया। वो डिजर्व करते थे 200, और सिंगल हैंडेडली उन्होंने ये रन बनाए। दूसरे एंड से उतने रन नहीं बन पा रहे थे, पार्टनरशिप मिल रही थी, उनको सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन कोई एक ऐसी पार्टनरशिप नहीं आई कि जिसमें मतलब साथी भी उनका 100 रन बना रहा है या 80 रन बना रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन वो अकेले बनाते गए। दूसरे एंड से छोटी छोटी सी इनिंग्स मिली और अच्छे रन बनाए उन्होंने। और डेब्यूटेंट इनके टॉम हार्टली, क्या बॉलिंग करी उन्होंने पहली इनिंग में। जब वो पहले ओवर में मार खाए, पहली गेंद फेंकी इंडिया में और यशस्वी जायसवाल ने सीधे छक्का मारा था। इस तरीके का वो बॉलर था, और मुझे नहीं लग रहा था कि जब आप नर्वस हो, इंडियन कंडीशंस में आके खेल रहे हो, पहली गेंद पे छक्का पड़ जाए फिर आप क्या करोगे। उसके बाद आके आप 7 विकेट लेते हो। तो बेहतरीन बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन बात बॉलिंग करी है टॉम हार्टली ने। उनको भी हमेशा याद रहेगा, पहला टेस्ट मैच सबको याद रहता है, और जब इतना अच्छा रहे तो ज़रूर याद रहेगा। लेकिन ये तो रही बात इंग्लैंड टीम की, वो खेले अच्छा, वो डिजर्व करते थे, 28 रन से मैच जीत गए। अब मैं बात करूं अगर कि इंडियन टीम की हमारी, तो मुझे दो बहुत बड़े लूप होल्स लगे जो इंडियन टीम में। मैं उस पर भी बात करूंगा, क्या वो दो लूप होल्स थे जो मुझे लगे, प्लस क्या इंडिया ऐसा कर सकता है जो कि अगले टेस्ट में इंडिया ज्यादा बेटर कर ले, ताकि कमबैक अच्छा कर ले। क्योंकि अब ये सीरीज जो हो गई है ना, अब ये वन साइडेड सीरीज नहीं रही कि इंडिया आराम से जीत जाएगा सीरीज। अब ये सीरीज में होगी फाइट। अब इस पे इंग्लैंड भी लड़ेगा, और अब तो उनको एज हो गई है पहला मैच जीत के। तो अब मजा आएगा इस सीरीज में कि कौन जीतता है, कैसे होगा, मजेदार होगा। लेकिन सीरीज खुल गई है, अब ये नहीं कह सकते कि इंडिया पूरी तरीके से डोमिनेट करेगी। तो पहली चीज जो मुझे कमजोरी लगी जो बीसीसीआई की सिलेक्शन में, आ, सोचना पड़ेगा शुभम गिल का। और मैं पूरा यकीन मान चाहता हूं ऐसा कि ऐसा हो कि ये शुभम गिल का आखिरी टेस्ट हो इस सीरीज का। इसके बाद उनको कोई मौके अभी फिलहाल ना मिले। उनको डोमेस्टिक सर्किट में जाना चाहिए, उनको रणजी खेलनी चाहिए, उनको सैयद मुश्ताक अली खेलनी चाहिए। वो खेलें, उसमें प्रूव करें, अच्छा खेलें, उसके बाद इंडियन टीम में आए और परफॉर्म करें। क्योंकि ये मौका बहुत अच्छा था उनके पास, इतने समय से वो फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। जो वर्ल्ड कप के टाइम में उनको डेंगू हुआ था, उसके बाद से पता नहीं वो कहाँ पे खो गए हैं, ये बात सच है। और वो कुछ भी कर नहीं पा रहे उसके बाद से उनकी किसी भी इनिंग में मुझे कोई भी इम्पैक्ट नहीं लग रहा है। साउथ अफ्रीका गए, वहां पे भी नहीं, और यहाँ पे उनके लिए मुझे लगता है केक वॉक जैसा था। वो चाहते जितना रन चाहते उतना बनाते, और जैसे चाहते वैसे खेलते। होम कंडीशन है और कम बैक करने का बहुत अच्छा मौका था। लेकिन अब मुझे लगता है कि उनको बोलना चाहिए आप थोड़ा आराम करो, अपने पे ध्यान दो, डोमेस्टिक सर्किट अच्छा खेलो, अब कम बैक करो, आपके लिए जगह खुली है। दूसरी चीज, श्रेयस अय्यर मुझे समझ नहीं आता है, मतलब उनका बीसीसीआई के वो दामाद लगते हैं क्या?
अगर आपको ऐसा लगता है कि श्रेयस अय्यर बीसीसीआई के दामाद है तो आप बता सकते हैं कमेंट में, क्योंकि उनकी जगह बिल्कुल भी नहीं बनती इस टीम में। उन्होंने क्या ऐसा रिसेंटली किया वर्ल्ड कप में, कुछ इनिंग्स उनकी अच्छी थी, लेकिन टेस्ट मैच में बहुत टाइम हो गया है। श्रेयस अय्यर मुझे नहीं लगता है डिजर्व करते हैं। डोमेस्टिक में भी काफ़ी टाइम से वो खेल नहीं रहे हैं। इंडियन टीम में ऐसा खिलाड़ी होना चाहिए टेस्ट मैच में एटलीस्ट सिलेक्शन करने का। आपको ये होना चाहिए कि जो रणजी अच्छा खेल रहा है, डोमेस्टिक सर्किट अच्छा खेल रहा है, वो खिलाड़ी इंडियन टीम में होना चाहिए टेस्ट मैच में। तो आपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बोला है कि इनजस्टिस हो रहा है सरफराज के साथ। ये सरफराज धोखा नहीं देगा। ये सरफराज अगर इंडियन टीम में होगा तो टेस्ट में धोखा नहीं देगा, क्योंकि ये पक्का है। सरफराज जो 2 स्टेप इंडिया को लेने चाहिए, शुभम गिल और अय्यर, इन दोनों को इंडियन टीम में नहीं होना चाहिए टेस्ट मैच में। मैं चाहता हूं कि आप रहाने या एटलीस्ट पुजारा को आप वापस ले आइए और सरफराज को लेके आइए। विराट कोहली आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा, उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप पुजारा को लेके आइए, आप सरफराज को लेके आइए। यही इंडियन टीम आपको बेटर स्ट्रांग दिखने लगेगी। और अगर पॉसिबल है तो आप भरत को भी बैठाइए, राहुल से कराइए। आप राहुल ने रन बनाए हैं, पहली इनिंग में अच्छा खेले, दूसरे में भी थोड़ी देर तक कि वो सरवाइव करे। भरत खेल रहे हैं अच्छा, वो जैसी इनिंग खेलते हैं उतनी ही खेल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर राहुल से कीपिंग कराई जाए, और मुझे पूरा यकीन है जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छी कीपिंग करी है तो वो कर सकते हैं। तो राहुल से आप कीपिंग कराइए, एक बैट्समैन और ऐड कर सकते हैं जो कि मजबूत करेगा हमारी टीम को। क्योंकि जब हमने देखा है कि एक बार विकेट्स गिरने लगते हैं तो कई बार गुच्छों में हम चले आते हैं और जल्दी पैक हो जाती है हमारी टीम। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि ऑल्दो भरत से कोई शिकायत नहीं है, उनसे जितना एक्सपेक्टेड था वो उतना ही खेले हैं, लेकिन अगर हमें अपनी बैटिंग को और स्ट्रांग करनी है तो राहुल को ये जिम्मेदारी देनी पड़ेगी कि आप कीपिंग करिए, क्योंकि आपने अच्छी कीपिंग करी है। साथ में सपोर्ट हमें मिल जाएगा पुजारा, सरफराज इनको ला सकते हैं, विराट कोहली आ जाते हैं तो बहुत ही एडवांटेज है। क्योंकि अब ये समझना पड़ेगा कि अगले टेस्ट में जेम्स एंडरसन भी आ सकते हैं, जो कि साइकोलॉजिकली बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर है और इंडिया के लिए खतरनाक हो सकता है। शायद जैक लीच ना हो, उनका एक नया स्पिनर वीज़ा की जिसको दिक्कत थी वो आ जाएगा। तो अगला मैच इसी हफ्ते स्टार्ट होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार मैच होने वाला है। और मुझे लगता है कि इंडिया को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से 190 की जो आपको बढ़त मिली थी उसके बाद आप मैच हार जाए तो ये बहुत तगड़ी हार है। मैं इसको छोटी मोटी हार नहीं बोलूंगा, इसको तगड़ी हार है। आप 28 रन को मत देखिए, आप ये देखिए 190 की आपको मिल गई थी बढ़त और उसके बाद आप हारे। मिलते हैं अगले टेस्ट के पहले दिन। साइनिंग ऑफ नाउ।